દેશમાં 18 જુલાઈને રાષ્ટ્રપતિ ચુનાવ વહેલા 15 જૂનને चुनावी अधिसूचना जारी वैली। चुनाव में देश रा 776 सांसद और 4033 विधायक भाग लेवेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा लारला 8 बरस में भारत री बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ी। नवी दिल्ली रा प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 रो उद्घाटन कर्या। केंद्रीय कैबिनेट 2022 और 23 खातर खरीफ री सगली फसलां वास्ते MSP में इजाफो कर्यो। लागत री 50 से 85% ताईं बढ़ोतरी भी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जयपुर पूग्या। कया प्रदेश कांग्रेस सरकार राज्य की विकास की बजाय बाड़ाबंदी में टेम बितारी है। प्रदेश 4 राज्यसभा सीटा खातर काल मतदान वेला। और प्रदेश में कई ठोरा माथे बादल छाबारे बावजूद तेज गर्मी रो असर बरकरार। प्री मानसून रे चालता कोटा और उदयपुर संभाग में 10 से 12 जून ताईं हल्को मेह बरस सके है। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। देश में आवती 18 जुलाई ने राष्ट्रपति चुनाव वेला। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस वार्ता करिया जानकारी दी। वे कहा कि राष्ट्रपति चुनाव खातर 15 जून ने चुनावी अधिसूचना जारी वेली। इनरे पछे 29 जून ने नामांकन दाखिल करया जा सकेला और 18 जुलाई ने जरूरत पड़वा माथे राष्ट्रपति चुनाव खातर मतदान वेला और 21 जुलाई ने चुनाव रा नतीजा ऐलान करया जावेला। मुख्य चुनाव आयुक्त बताया कि इन चुनाव में देश रा 776 सांसद और 4033 विधायक हिस्सों लेवेला। I feel highly privileged and honored to announce before you the schedule of election for the office of the President of India, not only the highest elected office of the country, but of the largest democracy of the world. भारत के राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च चयनित पद है और जिसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। मैं अपने सहयोगी निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी एवं संपूर्ण निर्वाचन आयोग के साथ भारत के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूं। नोटिफिकेशन would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. चुनाव आयोग ने इस बात को साफ कर दिया गया है कि 15 जून को नोटिफिकेशन निकलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो 18 जुलाई को वोटिंग होगी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और 21 जुलाई को मतगणना होगी। और ये भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए एक व्यवस्था की गई है और उनके चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। 16वें राष्ट्रपति जो कि भारत के अगले राष्ट्रपति होंगे, 18 जुलाई बुधवार को कराया जाएगा राष्ट्रपति चुनाव। अगर जरूरत पड़ी तो उस लिहाज से वोटिंग 18 जुलाई को होगी और अगर जरूरत पड़ी तो 21 जुलाई को काउंटिंग होगी और 29 जून तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख तय की गई है और 15 जून को नोटिफिकेशन निकलेगा और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख जो 2 जुलाई तय की गई है। तो राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान हो गया। 21 जुलाई को होगी मतगणना और उसके साथ ही पता चल जाएगा देश का अगला यानी 16वां राष्ट्रपति कौन होगा। चुनाव आयोग ने
इलेक्टोरल कॉलेज करेगा राष्ट्रपति का चुनाव। एक तरीके से पूरी व्यवस्था होती है, अप्रत्यक्ष चुनाव के तौर पर जाना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, विधानसभाओं, विधान परिषदों के विधायक इसमें हिस्सा लेते हैं, वोटिंग करते हैं। उस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मनोनीत सांसद, विधायक चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बात को एक बार फिर से चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है। 776 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि लाडला 8 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या में 70,000 ताईं पूगी है। इनके साथ ही भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली रा प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 रो उद्घाटन किया। इन मौके वे कहा कि भारत बायोटेक रा ग्लोबल इकोसिस्टम में शीर्ष 10 देशों री लीग में बेगी ही पुगेला। इन मौके प्रधानमंत्री बायोटेक शो के पोर्टल रो उद्घाटन भी किया। नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय प्रदर्शनी का विषय बायोटेक स्टार्टअप, नवाचार, आत्मनिर्भर भारत की ओर रखा गया है। प्रदर्शनी में उद्यमियों, निवेशकों, वैज्ञानिकों, सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया है। प्रदर्शनी में लगभग 300 स्टॉल लगाए गए हैं जो स्वास्थ्य देखभाल, बायोफार्मा, कृषि, कचरे से कंचन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग को प्रदर्शित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में बायोटेक शोकेस पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है और उसके 5 बड़े कारण हैं, जिसमें विविध जनसंख्या, विविध जलवायु क्षेत्र, देश की प्रतिभा, व्यापार करने में सुगमता शामिल है। आज अगर भारत बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है तो उसके अनेक कारणों में 5 बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। और पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। बायोटेक इंक्यूबेटर्स की संख्या और टोटल फंडिंग में भी लगभग 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में हमारे देश में जहां सिर्फ 6 बायो इंक्यूबेटर्स थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गई है। 8 साल पहले हमारे देश में 10 बायोटेक प्रोडक्ट्स थे, आज इनकी संख्या 700 से अधिक हो गई है। भारत जो अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लाभ भी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को हो रहा है। केंद्र सरकार एक बार फेरू किसानारा हित में बड़ो फैसलो कर्यो है। किसानारी आय बढ़ावा खातर केंद्रीय कैबिनेट 17 खरीफ फसलारा कम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करी है। काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में भी आर्थिक मामलारी मंत्रिमंडलीय समिति री बैठक में इनने मंजूरी दी गई। यह बढ़ोतरी फसल री लागत माथे 50 से 85% ताईं करी गई है, जिनरो सीधो फायदो देश रा करोड़ों किसाना ने मिलेला। नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है और लगातार उनके हितों के लिए फैसले लेती रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने बुधवार को फिर एक बड़ा फैसला लिया। इस बार 2022-23 की खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे का फैसला किया गया है। बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सरकार ने MSP में लागत का 50 से 85% तक का इजाफा किया है। लेकिन उत्पादन लागत में परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो तिल में 50%, मूंग पर 50%, सूरजमुखी बीज पर 56%, राम तिल पर 50%, कपास मध्यम रेशा पर 50%, सोयाबीन पर 53%, तूर पर 60%, उड़द पर 59%, मूंगफली पर 51%, जवार हाइब्रिड पर 50%,
और रागी पर 50%, धान पर 50%, बाजरा पर 85% और मक्का पर 50%। तो 50% से ऊपर ही सारे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 फसलों में तो कम से कम 1.5 गुना है ही। जो बाकी 6 फसलें हैं उनमें जैसे बाजरा पर 1.85 टाइम्स है, 1.85 गुना है, तूर पर 1.6 गुना है, उड़द पर 1.6 गुना है, सनफ्लावर पर 1.56 गुना है, सोयाबीन पर 1.53 गुना है। तो कुल मिलाकर इस पे लगातार इसको बढ़ावा देने का काम किया, किसानों की आय भी बढ़ी। फर्टिलाइजर की उपलब्धता के बारे में सरकार ने कहा है कि सरकार ने आपदा के समय में भी देश के किसानों को फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने दी और आगे भी नहीं होने देगी। दुनिया भर में फर्टिलाइजर के दाम बढ़े, उसके बावजूद 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी इस साल हम दे रहे हैं। पिछले साल 1 लाख करोड़ थी, तो इस साल 2,10,000 करोड़ हो गई है, यानी कि दुगनी से ज्यादा सब्सिडी फर्टिलाइजर पर हुई। लेकिन किसानों पर हमने कोई बोझ नहीं पड़ने दिया है। दरअसल एमएसपी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदी करती है, यानी सरकार किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे जो न्यूनतम पैसे चुकाती है वही एमएसपी होता है। इससे नीचे किसानों को उनकी फसलों के लिए भुगतान नहीं किया जाता। किसी फसल का एमएसपी इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल के लिए एक वाजिब न्यूनतम मूल्य मिलता रहे। केंद्र सरकार कानीसू बरस 2022 और 23 खातर खरीफ ली फसलां रा समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी रा ऐलान सु प्रदेश रा काश्तकार खुशी जाहिर करी है। केंद्र सरकारी ओर सु इन बगत खरीफ री सगली 14 फसलां और वारी वैरायटी समेत 17 फसलां रा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करी गई है। प्रदेश रा काश्तकार कया के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी सु वारी आमदनी बढ़ेला। केंद्र सरकार ने 22-23 के लिए जो एमएसपी का मूल्य बढ़ाया है, अभी उससे किसानों को फ़ायदा होने वाला है। किसान जैसे मूंग के भाव बढ़े हैं 480 रुपये क्विंटल, ये बहुत भारी बढ़ोतरी है। किसानों के इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बाजरे पर मूल्य बढ़ाया है और मूंगफली पर बढ़ाया है। इससे किसान जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोने से पहले ही मूल्य बढ़ाया, तो किसान इसको ज़्यादा, जैसे मूंग ज़्यादा बोएंगे और किसानों को जिससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बाजरे में 100 रुपये, मूंग में 480 रुपये और मूंगफली में 300 रुपये बढ़ाए हैं। इससे हमारे को बहुत फायदा हुआ है। जिससे हमारे जो सरकारी मंडी में तो भाव देते हैं और हमारे यहाँ पर व्यापारियों में भी बढ़िया भाव देंगे। इससे हमें केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार ने जो अच्छे भावों में माल खरीदेगी तो मंडी में भी हमारे को अच्छे पैसे मिलेंगे। प्रदेश में राज्यसभा री 4 सीटा माथे चुनाव खातर काल मतदान वेलो। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी इन चुनाव खातर रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने प्रत्याशी बनायो है। सीटों पर चुनाव प्रस्तावित थे, उनमें वटे से ही भाजपा री कानियों घनश्याम तिवारी मैदान में है। साथ ही सुभाष चंद्र भाजपा रा समर्थन सु निर्दलीय उम्मीदवार के तौर माथे आपरो भाग्य आजमारिया है। राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 और हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान होगा। उसी दिन राज्यसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इन 4 राज्यों में राज्यसभा के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं है। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर शिवसेना, एनसीपी या जेडीएस, सबको क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए राजस्थान में 10 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। सेंधमारी के डर से ऐसा किया गया है। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं निर्दलीय विधायकों में भाजपा सेंध न लगा ले। वहीं भाजपा की चिंता अपने ही विधायकों में टूट की आशंका को लेकर है। राजस्थान में बताया जाता है कि कांग्रेस ने 3 सीटें जीतने को लेकर अपने विधायकों की संख्या पूरी कर ली है। कांग्रेस को तीनों सीटें जीतने के लिए 123 वोट चाहिए। उधर कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने अपने विधायकों की जयपुर में एक 5 सितारा रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी की है। रिजॉर्ट के 62 कमरे बुक करवाए गए हैं। सोमवार को जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय से 2 बसों में सवार होकर विधायक रिजॉर्ट में पहुंचे।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कया के प्रदेश कांग्रेस सरकार ने बाड़ाबंदी री बजाय राज्य विकास में बत्तो टेम देनो चाहिए। आज जयपुर में पुगबा माथे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर खबर नवीसा ने कया कि प्रदेश सरकार ने क्षेत्र रा हित रा बारा में सोचनो चाहिए। वे कया कि यूपीए सरकार रा 10 वर्षा कार्यकाल में किसानारा हित सु जोड़ी डॉक्टर स्वामीनाथन री सिफारिशा ने दबायो गयो, पण एनडीए गठबंधन सत्ता में आता ही वे सिफारिशा लागू कर दीनी। आज देश रो किसान हर भांतु मजबूत वैरियो है। सरकार ने जितने घंटे काम नहीं किया विधानसभा में, उससे कई गुना ज़्यादा घंटे कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में रहे हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ हो नहीं सकता। जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने सब के सब कैंडिडेट ऐसे दिए हैं जो राजस्थान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके कारण हताश भी हैं, निराश भी हैं। देश इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी मानसिकता से काम करती रही है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक यूपीए की गवर्नमेंट थी। उसी समय स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिकमेंडेशन एमएसपी को बढ़ाने की दी थी, लेकिन 10 साल तक कांग्रेस की सरकार उसको दबाकर बैठी रही। अगर उनके मन में किसान का हित होता तो वो 10 वर्षों में स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को मान सकते थे। राज्य सरकार रा मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इंटरनेशनल कॉल रे जरिए जान से मार परी धमकी दी गई। इन मामला में बीकानेर पुलिस एक महिला समेत 12 लोगों ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश बताया कि मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सोपो ग्रुप रो शूटर मलेशिया सु फिरौती मांगी ही। पुलिस 12 घंटा में ही आरोपिया ने धर दबोच्यो। श्री गौरव पुत्र श्री गोविंद राम मेघवाल मंत्री राजस्थान सरकार ने इस आशय की सूचना दी कि कल रात अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पे कॉल आया जिसमें कि 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, अन्यथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में जेएनवीसी थाने में मुकदमा संख्या 187/22 आईपीसी की धारा 387 और 506 में दर्ज किया गया है। सारे तथ्यों के एनालिसिस के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो धमकी देने वाला इसके और कोई नहीं बल्कि ये सेठी राम है उर्फ सुनील कुमार बिश्नोई है। इनके पिता का नाम हंसराज है। ये 10 BD खाजूवाला बीकानेर के रहने वाले। इनमें से 2 लोग जो अमन बिश्नोई है, अमरजीत है, उनको हमने दस्तयाब कर लिया है, उनसे हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो सस्पेक्ट है उनका किसी महिला के साथ बार बार वार्ता करना हमारे संज्ञान में आया है, तो उन महिला को भी हमने इंटरोगेशन के लिए बुलाया है और उनसे हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। इनके घर में इनके जो फादर हैं, उनके 4 चाचा हैं और इनके 2 भाई हैं, उनको भी हमने यहाँ पे इंटरोगेशन के लिए दस्तयाब किया है। तो कुल मिलाकर जो गंगानगर के पास इसके अलावा 12 और लोग भी डिटेन किए गए हैं, जिनसे कि सख्त पूछताछ की जा रही है, जो इनके संपर्क में थे। गर्भवती महिला मारा सुरक्षित प्रसव खातर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सु गांवाई और शहरी गर्भवती महिलावां ने फायदो मिल रही है। इन अभियान रे तहत हर महीना री 9 तारीख ने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र माथे महिला रोग विशेषज्ञ कान्यू सुरक्षित मातृत्व खातर सेवावां दी जावेला। जनाना सपाखाना जयपुरी अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर बताया कि अभियान रे तहत गर्भवती महिलावारी कई जटिल जांचा भी करी जा रही है। किसी भी को यदि गर्भ के दौरान हम अच्छी केयर करेंगे, उसकी सारी बीमारियों की हम केयर करेंगे, उसे बार बार समझाएंगे, तो एक तरह से ये सोचें कि अपन डिलीवरी के टाइम जो है एक सुरक्षित प्रसव होगा और जो रिजल्ट होगा कि जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहे वो मिलेगा। किसी भी देश की
विकास जो है इन वाइटल पैरामीटर्स पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि मातृ मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। ये आंकड़े यदि अपन सुधार लें तो हम ज़रूर विकसित देशों की श्रेणी में बहुत जल्द ही आ जाएंगे। जनाना अस्पताल जयपुर का सबसे अच्छा अस्पताल है और मैं पंजाब से हूँ। वहाँ मैंने बहुत जगह पर दिखाया लेकिन लाभ कोई भी नहीं हो रहा था और यहाँ पर आकर मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्यूशन मिल गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हर तरीके की सुविधा है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है और डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। प्रसव के दौरान होने वाली अनियमितताएं जैसे हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ग्लूकोज की ज़्यादा अधिकता की वजह से बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है जो ब्लड ग्रुप का प्रसव के दौरान जांच का होना बेहद आवश्यक होता है, अन्यथा होने वाले बच्चे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और बच्चे का अगर ग्रुप नेगेटिव होता है तो उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस योजना के तहत प्रसव के दौरान ही जांचें हो जाती है और उन जांचों से शिशु और मातृ दोनों पे बचाव होता है आने वाले समय पे और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दोनों ही समय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है ये। जयपुर में काल पुलिस उपायुक्त यातायात श्वेता धनखड़ बाल वाहिनी योजना रा सुचारू और सफल क्रियान्वयन और स्कूली छात्र छात्राओं वाला सुरक्षित परिवहन खातर संयोजन समिति की बैठक ली। बैठक में उपायुक्त कहो कि सगला स्कूल कानियों टाबरा खातर सुरक्षित परिवहन वास्ते बाल वाहिनी योजना रा सगला नियमों रो पालन करना चाहिए। जयपुर सिटी पैलेस में आसो सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर शुरू हुयो, जिनरो उद्घाटन भाजपा सांसद दिया कुमारी करियो। शिविर में एक माह ताणी ध्रुपद, कथक, पेंटिंग, बांसुरी और मांडना निःशुल्क सिखाया जावेला। यो शिविर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, रंगरीत और सरस्वती कला केंद्र भेड़ा में करियो है। इन शिविर में प्रख्यात कलाकार डॉक्टर ज्योति भारती, मधु भट्ट तैलंग और डॉक्टर R.D. गौड़ प्रशिक्षण दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर घराने की जो एक तो कथक भी, ध्रुपद भी, हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग है वो भी सिखाने के लिए हम लोग हर साल करते हैं। समर कैंप 24 साल से हो रहा है ये और पूरी टीम, सभी जितने शिक्षक हैं वो भी बहुत इसमें बहुत रुचि लेकर बहुत अच्छी तरह से और बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ से सीख कर ये लोग देश में विदेश में अपनी अपनी क्लासेस चलाते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो नेशनल अवार्डीज और इंटरनेशनल अवार्डीज भी इनमें से निकले हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 24 साल पहले सीख के गए थे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी अब क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। दौसा में बारिश रा पानी ने इकट्ठो करवा खातर बड़ा स्तर माथे वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनायो जा रही है। इनरे तहत सगला सरकारी और निजी भवना माथे कार्य योजना तैयार करवाने विकसित करियो जा रही है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी सगला अधिकारियों ने निर्देश दिया कि नगर परिषद और ग्राम पंचायत के जरिए बैंक, मॉल और बड़ा भवन खातर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जरूरी करे। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को ये रिक्वेस्ट किया है कि उनकी जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उसके बीच में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अगर लगे हुए हैं तो उनको रिपेयर करें और अगर लगे नहीं हैं तो उनमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डिपार्टमेंटल फंड से लगवाएं। किसी डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है तो उसको हम देखेंगे कि जन सहयोग से कैसे मदद की जा सके। मेरे पास भी ऐसा कोई फंड नहीं है और ऐसा कोई, आप दौसा जिले की आर्थिक स्थिति जानते हैं, कोई ऐसा CSR नहीं है। आप ही लोगों का छोटा छोटा जन सहयोग इन चीज़ों को बना पाएगा। हमारी एक मंशा है, उस मंशा के अनुरूप हम चाहते हैं कि जनता जागरूक हो और ये काम करे। अब जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके लिए मैंने RM RICO को बोला है कि उनके लिए कंपलसरी होगी। इंडस्ट्री पानी को विड्रॉ करे और पानी को रिचार्ज नहीं करे, ये अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए कंपलसरी है।
नगर परिषद को बोला है बड़ी बिल्डिंग्स जितनी भी नगर परिषद के बीच में हैं, जिनमें जनता ये जल संरक्षण जो वर्षा जल है उसका संरक्षण करना अनिवार्य है, उन बिल्डिंग के लिए कंपलसरी रहेगा, उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट ओरसू महिला वेरी सुरक्षा खातर सेफर सिटी सेफर स्ट्रीट अभियान चलायो जा रही है। अभियान रे दौरान पुलिस फॉर यू कार्यक्रम चलार कई ठोरा माते महिलावां से बातचीत करी जा रही है। डीसीपी ऋचा तोमर बताया कि पुलिस महिला वारी कानियों वैरिया अपराध बाबत संवेदनशील ठोरा ने चिन्हित कर महिलावां से संवाद कर रही है। राजधानी जयपुर में तेज गर्मी रो असर बरकरार है। बत्ता जिला में पारो 42 से 45 डिग्री रे बीच बनियो वियो है। लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहा है। मौसम महकमा रे मुताबिक राज्य रा पश्चिमी और उत्तरी भागा में कठे कठे लू रो दौर अगला 2 दिन ताई रहबारी संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधे श्याम शर्मा बताया कि 10 से 12 जून ताई कोटा और उदयपुर संभाग में प्री मानसून गतिविधियां में बढ़ोतरी देखी जा सके है। शुष्क बना रहेगा। साथ ही अगले 2-3 दिन जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में दिन भर स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड्स चलने की भी संभावना बनी रहेगी। वहीं तापमान भी 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगले 3-4 दिनों में रिकॉर्ड होगा। पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें तो प्री मानसून गतिविधियां जो है वो साउथ राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में दिनांक 12-13 जून के आसपास शुरू होगी। इस दौरान दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की कहीं कहीं बारिश भी होने की संभावना है। तो साउथ राजस्थान में 12-13 जून से थंडर एक्टिविटी शुरू होगी। वहीं जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में यदि बात करें तो अभी भी अगले 1 सप्ताह तक इन इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा जो बारिश की गतिविधियां हैं 16-17 जून के आसपास में एक बार फिर से कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरूं। देश में 18 जुलाई ने राष्ट्रपति चुनाव वैला, 15 जून ने चुनाव की अधिसूचना जारी वैली। चुनाव में देश रा 776 सांसद और 4033 विधायक भाग ले वैला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया लारला 8 बरस में भारत री बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ी। नवी दिल्ली रा प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 रो उद्घाटन करिया। केंद्रीय कैबिनेट 2022 और 23 खातर खरीफ ली सगली फसलां वास्ते एमएसपी में इजाफो करियो। लागत री 50 से 85% ताईं बढ़ोतरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जयपुर को गया कया प्रदेश कांग्रेस सरकार राज्य की विकास री बजाय बाड़ाबंदी में टेम बितारी है। प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटा खातर काल मतदान वैला। और प्रदेश में कई ठोरा माथे बादला छावारे बावजूद तेज गर्मी रो असर बरकरार। प्री मानसून रे चालता कोटा और उदयपुर संभाग में 10 से 12 जून ताईं हल्को में बरस सके है। इनके साथ ही समाचार आरो यू बुलेटिन 8 पूरो व्यो। नमस्कार।